हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम अपनी एसएससी जीडी मैथ पेपर की सीरीज को कंटिन्यूअस कर रहे हैं और आज इस सीरीज का हमारा ये तीसरा दिन है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 28 अप्रैल की तीसरी शिफ्ट का मैथ का पेपर। और बहुत इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा हम अपनी क्लास पे आते हैं। और हमारी इस क्लास से आप क्यों जुड़े हैं, तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जो इसका 2027 के हिसाब से आपकी तैयारी मान के चलिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है और फरवरी 2027 के आसपास इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और अभी से आप मैथ रीजनिंग खासकर ये दो सब्जेक्ट पूरे कवर करना चाहते हैं और मैथ रीजनिंग कवर करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हमने मैथ पे काम शुरू कर दिया है, बहुत जल्द भी हम रीजनिंग वाले सेक्शन को भी आपके समक्ष लेकर के हाजिर होंगे। तो चलिए मैथ का आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं हम। ये सवाल हिंदी में लिखा होता है, एक सवाल इंग्लिश में लिखा होता है। आपको दोनों लैंग्वेज में सवाल लिखे मिल जाएंगे। बेसिकली इसमें तो कोई खास रोल है नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मैथ के टर्म्स में लिखे हुए हैं। और बेसिकली दोनों बच्चों के लिए है। कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम माध्यम से पढ़े होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम माध्यम से पढ़े होते हैं। तो दोनों ही माध्यमों के बच्चों के लिए यहाँ पे आपको सवाल लिखे हुए मिल जाएंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है आपका हिंदी माध्यम वाला ही रहेगा। तो चलिए पहले सवाल पे आते हैं। बोलता है 56 + 74 माइनस का 52 ब्रैकेट में है 41 + 23 गुणे 2 माइनस का 96। तो इसके पहले क्लास में हमने देखा है कि शुरुआत के चार सवाल अनुमानित 4 से 5 सवाल जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन के बॉड मास पर ही आधारित होते हैं। तो ये सवाल भी आपका बॉड मास पर आधारित है। BODMAS। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं 3 तरह के, एक बड़ा, एक मंजिला और एक स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको स्मॉल सॉल्व करना है, फिर आपको मंजिला को सॉल्व करना है, फिर आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं कि x का y%। तो ये जो का है इसको मल्टीप्लाई ही बोलते हैं, लेकिन डिवीजन और ऑफ आएगा तो पहले आपको ऑफ करना है, यानी कि वहाँ ऑफ वाले मल्टीप्लाई को आपको पहले प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन जोड़ना, फिर आता है सब्ट्रैक्शन घटाना। ठीक है, जोड़ने घटाने को आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल हमसे कहता है 56 + 74, इसको दोनों में कोई ब्रैकेट या गुणा भाग तो है नहीं, तो उसको हम जोड़ देते हैं। 6 4 10, 7 5 12, 1 13, कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। माइनस का 52 कर दो, माइनस का 52 कर दिया। अब 41 और 23 कितना हो जाएगा? 60 64। 64 को 2 से गुणा करिए, 64 दूना 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस का 100, भाई 60 दूना 120 होता है, 4 दूना 8, 128 हो गया। माइनस का 96 हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसको जोड़ा 258 हो जाएगा। माइनस का 52 और 96 जोड़ दे, 6 2 8, 9 5 14 का इतना आ गया। ठीक, इसमें से ये घटा दीजिए, कितना बचेगा? 110। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 सेम प्रोसेस पे करेंगे। इसको हम यहीं पे डायरेक्ट करने का देखते हैं। ये आ जाएगा 12 8 96, ये 8 आ जाएगा, ये और ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है। 38 में 8 माइनस करिए, बचेगा 30। 72 30 172 और 30 कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। यानी कि यहां तक हमारा हमने सॉल्व किया, ये आ गया टोटल 102। ठीक है, अब हम देखेंगे 29 दूना कितना होता है? 29 दूना होता है 58। 58 इसमें जोड़ेंगे 160 हो जाएगा। 160 में माइनस का 14 करेंगे 146 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 146। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा इस प्रोसेस से ही करें। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है और स्पीड के साथ आप कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बस बॉड मास के नियमों को नहीं भूलना। सबसे पहले हमने देखा कोई ब्रैकेट तो यहाँ पे था नहीं, ऑफ है नहीं, तो बचता है डिवीजन। सबसे पहले हमने डिवीजन वाले सेक्शन को सॉर्ट आउट किया, फिर कोई मल्टीप्लाई देखा तो मल्टीप्लाई वाले सेक्शन को सॉर्ट आउट कर लिया, फिर प्लस माइनस कर दिया, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 पे आएंगे। बोलता है 7 सही 2/7 प्लस 9 सही बटे 3 माइनस का 5 सही 3/4। इसको हम पूरा तोड़ के लिख लेते हैं। 7 सही 2/7 प्लस का 9 सही 1/3 माइनस का 5 सही 3/4। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। 7 सते, अच्छा इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, भिन्नों को अलग कर लें और जो पूर्ण संख्या है उनको हम अलग कर लें।
तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 9 माइनस का 5 और प्लस 2/7 प्लस में है, प्लस का 1/3 है, माइनस का 3/4 है। तो 9 7 16, 16 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 16 में 5 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, प्लस नीचे क्या एलसीएम ले लें, 7 × 4 × 3, पूरा का पूरा एलसीएम ले लेना होगा, 7 × 4 × 3। अब 7 से कटेगा 4 3 चौको 12, 12 दूना 24 बचा प्लस का। ठीक, अब 3 तो 7 चौको 28, 1 कम 28 प्लस का 28, 4 हटेगा 7 3 21 3 63 माइनस का 63, इतना हो गया। अब आप देखेंगे 11 का 11 है प्लस में, इधर 28 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 52 हो जाएगा। 52 में आपके 63 घटाएंगे, माइनस का बचेगा कितना, 11 बचेगा, माइनस का बचेगा और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये 11/4 3 12, 12 7 84। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप गुणा कर देंगे। 11 का पहाड़ा इससे पढ़िए, 11 चौको 44, 11 8 88, 88 4 92। ठीक, 924 हो गया और माइनस का 11 है, माइनस का 11 करिए डिवाइड बाई 84 हो जाएगा। तो फाइनली मिला के ये हो जाएगा 913/84। 913/84 आ गया, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 913/84 कहीं आ रहा है, कहीं तो नहीं आ रहा है। अब आप देखेंगे इसको किस फॉर्म में रखा गया है, इसको भिन्नों के फॉर्म में रखा गया है। ये एक्चुअल में 1073 नहीं है, ये 10 सही 73/84 है। ये कितना है, 10 सही 73/84 है, ये 11 सही 81/84 है, ये 12 सही है, 13 सही है। तो हमने ये देखा कि 11 तो कंप्लीट आएगा और उसमें से कुछ घटेगा, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 11 से कम आने वाला है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो 11 से कम आने वाला है। 11 से कम एक ही आंसर है यहाँ पे, 10 सही 73/84, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो उसको सॉल्व करके देखेंगे, आपका यही आंसर आएगा। भाई बाकी ये 12 है, ये 13 है और ये भी 11 से ज्यादा है, ये तो ये दोनों आंसर होने से रहे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सवाल नंबर ये आपका हो गया 43, हम सवाल नंबर 44 पे मूव करते हैं। सवाल नंबर 44 हमसे बोलता है √0.09 डिवाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइड बाई √36 गुणे 1.8 डिवाइड बाई 0.36, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए पहले हम इसको रफ कर देंगे, उसके बाद अगला सवाल सॉर्ट आउट करेंगे ताकि हमको प्रॉपर स्पेस मिल पाए। ठीक है, चलिए 43 नंबर सवाल हो चुका है, हम 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखते हैं। पहले हम सवाल लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर 0.09 है तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा बाहर, बात समझ में आ गई आपको। डिवाइड बाई 0.6 है, यही है भाई। 0.03 है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, बाहर निकाला तो पॉइंट के बाद 1 अंक आ गया। अब उसके बाद गुणे का निशान है, 0.4 है डिवाइड बाई 0.36 है। 0.36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आएगा 0.36 या फिर 0.36 लिखिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फिर मल्टीप्लाई में क्या है 18 है, 1.8 जिसको यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद डिवाइड में क्या है 0.36 ही है, तो इसको 0.6 लिख देंगे। ठीक, अब आप देखेंगे कुछ कट रहा है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, 3 अंक है। पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यानी पॉइंट आपस में सबके सब कट जाएंगे, पॉइंट वाला लफड़ा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे 6 1 कम 6, 6 3 18, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यानी कि ऊपर और नीचे कुल मिला के क्या बचा है, तो बचा है 1 हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा सवाल था। बस आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई अंडर रूट के बाहर क्या निकालना है, ये सब चीजें और दशमलव का खास विशेष ध्यान देना होगा, यहीं से आपका सवाल सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक तरफ से सिंप्लीफिकेशन का भी सवाल हो गया और ये दशमलव भिन्न का भी सवाल हो गया। ठीक, सवाल नंबर 45 पे आएंगे।
अंडर रूट के अंदर है, एक ही ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि इसका मतलब है कि अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है। क्लियर? जब एक ही ब्रैकेट में पूरा मसला है तो अंडर रूट यानी कि पूरे के अंदर लगा हुआ है, पूरे को सॉल्व करेंगे फिर अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 88 64 का 4 हासिल है 6 8 का 8 6 14 18। ठीक, इसको आप करेंगे ये और ये 224 सॉरी 324। अच्छा यहाँ पे एक बात आपने देखी, अगर मैं इस तरह इसको कर रहा हूँ तो गए हमारे 10-12 सेकंड, पता लगा 18 का स्क्वायर करने में 324 निकालने में ये आपका 10-15 सेकंड चला गया। और अगर आपको याद है 20 21 25 जनरली 50 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए जब भी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक सभी के स्क्वायर आपने याद करने हैं। ठीक है, इतना काम आपको याद करना है। और 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक होल क्यूब आपको याद करने हैं। ये आपके मैथ तो मैथ काम आने ही हैं और रीजनिंग में भी काम आपके आते ही हैं। ठीक, इसलिए आप 1 से लेके 50 तक ये और 1 से लेकर 15 तक होल क्यूब याद कर लें, दिमाग में एकदम सेट कर लें। ठीक, चलो तो 18 का स्क्वायर भैया क्या होता है? 324 होता है और प्लस 8 गुणे 8 है, प्लस के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में 64 हो जाएगा। अब माइनस है लेकिन यहाँ पे 22 गुणे 5 है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 22 पंचे क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और प्लस का 11 है, प्लस का 11 है और ये सब क्या है? अंडर रूट के अंदर है। तो पूरे को जोड़ के 110 घटा देना है, मतलब इन तीनों को जोड़ना है और 110 घटा देना है। तो हम जोड़ते हैं भैया, क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 324 है और 64, देखो 320 मानो इसको, 60 इसको मानो, 380 हो जाएगा। ये हो जाएगा 390, 390 94 98 1 99, 399 माइनस का 110, इसको हम और सॉर्ट आउट करेंगे। ये हो जाएगा 9, 9 में 1 गया 8, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 17 का स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे प्लस माइनस 17, तो हम प्लस की वैल्यू ही लेंगे। 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को सॉर्ट आउट कर लेंगे। सवाल नंबर 46 पे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 46 हमसे बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके बाद उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर इसकी क्या है भैया? तो 18 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई है। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक, व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। पहली बात समांतर होंगी, दूसरी बात बराबर भी होंगी। ठीक, अगर ये ए है तो ये भी आपकी ए हो जाएगी। दूसरी बात, अगर ये बी है तो ये भी आपकी बी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक, और ये हाइट हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी। अब आप देखेंगे एरिया क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू क्या दी हुई है? 216 और आपको हाइट क्या दी है? 18 दी है। आपको बेस यहाँ से मिल जाएगा। अब बेस निकालने जाएंगे, 18 से इसको डिवाइड करेंगे। 18 के 18, 18 दूना 36, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई है? 12 आ गई है। अब आपका बेस यानी कि ये 12 आ गया है और आपको हाइट 18 पता हुआ है। तो यहाँ पे एक ग्लिच है सवाल में, कुछ कह सकते हैं कि प्रिंटिंग एरर हो गई होगी या सवाल गलत दे दिया होगा, कुछ बच्चों ने क्लेम किया होगा, उनको उसको नंबर भी उनको मिल गए होंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइट और बेस से आप इसकी पेरीमीटर निकालने में असमर्थता कहीं ना कहीं जाहिर करेंगे, और अगर निकाल भी लेंगे तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। ये ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाइट को ही बेस मान लिया है। हाइट को ही यानी कि दूसरी भुजा, बेस नहीं दूसरी भुजा मान लिया है। दूसरी भुजा जब आप इसको मान लेंगे तो 18 और 12 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, जस्ट डबल करेंगे 60 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नंबर सी को सही मानते हैं तो उसका पेरीमीटर का यही तरीका है। पेरीमीटर मतलब 2a + b इन्होंने किया होगा, उसके बाद 2 18 + 12 किया होगा,
उसके बाद 2 गुणे 30 किया होगा, उसके बाद 30 दूना 60 किया होगा। अगर इस तरह करके आप इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वैसे तो प्रोसेस गलत है, लेकिन अगर इन्होंने ऐसे मान लिया है तो हो सकता है इनका भाई कुछ अब नया तरीका हो। लेकिन बहरहाल सिर्फ और सिर्फ आप इससे और हाइट से इसका टोटल पेरीमीटर निकालने में असमर्थ रहेंगे। ठीक, चलो सवाल नंबर अगला भी 47 नंबर भी सेम सवाल है। सेम सवाल है तो हम उसी फंडे पे करके इनको आगे बढ़ा देंगे। क्या करना है, क्षेत्रफल 384 है, ऊंचाई 24 है, तो 24 से कम 24 हो जाएगा, बचेगा 14। 24 कितना, 24 पंचे 120, 24 छक्का तो 16 हो जाएगा। ये 24 निकली है, ये 16 निकली है, दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 3 1 4, डबल करेंगे 80। अगर 80 ऑप्शन इनका सही है, 80 ऑप्शन इनका जिन्होंने सही किया है उनको नंबर मिल रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर भी हाइट को ही दूसरी भुजा मान लिया है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। हमने क्या किया है, तो अगर पिछला सवाल आपने देखा है तो हमने सेम किया है कि एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाइट हमें पता है तो वहां से हमने डिवाइड करके बेस निकाला और दोनों को जोड़ के डबल कर दिया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये सवाल इन्होंने सॉर्ट आउट किया है। सवाल नंबर 48 पे आएंगे। 48 हमसे कहता है ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 20 है, तथा सी और डी का लघुत्तम समापवर्तक 30 है। यानी कि सी और डी का लघुत्तम समापवर्तक 30 है, ए बी सी तथा डी का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। देखो भैया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये कितना है, 20 है। आगे बोलता है सी और डी का एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ सी एंड डी ये कितना है, ये 30 है। ठीक, 20 मिल गया, 30 मिल गया। अब 20 और 30 में कॉमन क्या हो जाएगा, एक ऐसी संख्या लेनी है जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, तो संख्या क्या हो सकती है, 40। 40 नहीं होगी, 30 के पहाड़े में 40 नहीं आता। 50 नहीं होगी, 60 हो सकती है। 20 3 60, 30 दूना 60, तो दोनों का एलसीएम ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 20 30 का एक कॉमन एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 60 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 49 पे आएंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। मतलब कोई एक ऐसी संख्या जो इसको डिवाइड ना कर पाए वही इसका एचसीएफ नहीं हो पाएगी। एचसीएफ होने की पहली शर्त यही है कि वो 90 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो 90 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो नहीं हो सकती। 24 के पहाड़े में कौन सी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। भाई 15 के पहाड़े में दो संख्याओं का लासा 90 है, तो 15 का तो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसको देखो करके देखते हैं। एलसीएम जो है वो है 90। 90 के मल्टीपल हम निकालेंगे तो 15 छक्का 90 होता है, 5 गुणे 3 छक्का यानी कि 2 गुणे 3, 3 25 15 दूना 30 या 90, ये हो गया। ठीक, तो क्या दो संख्याएं ऐसी हैं कि जहाँ पे 24 बने, 3 3 9 दूना 18, 24 तो बनेगा नहीं, 28, 3 3 9 28 भी नहीं बनेगा, 36, 3 3 9 दूना 18, 36 भी नहीं बनेगा। तो ये एक ऐसी संख्या है जो इसका महत्तम समापवर्तक है। एक्चुअल में सवाल में मिसप्रिंट है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका महत्तम समापवर्तक हो सकता है, ये यहाँ से आपको हटाना होगा। यहाँ भी आपको कैन नॉट बी देयर एचसीएफ की जगह पे कौन सा इसका एचसीएफ है आपको ये लिखना होगा। तो ये 3 संख्याएं आपकी इसका एचसीएफ नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि ये हमारा एचसीएफ इसका हो सकता है। क्यों? क्योंकि 15 के पहाड़े में ही 90 आता है, 15 से पूरी तरह से 90 कट जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 50 पे आएंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 है, यदि लाभ 10% है तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी, एक वस्तु का क्रय मूल्य बोलता है सीपी कितना है, सीपी है 480, यानी कि वस्तु को 480 रुपए में खरीदा गया है। अब बोलता है लाभ 10% है, इस पे आपको 10% प्रॉफिट चाहिए। 10% जो कि हो जाएगा कितना भैया, 48 हो जाएगा। अगर 48 में इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल कितने का सामान पड़ेगा, 8 में 0 8, 4 में 8 12, 528, यानी कि ये वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 528 हो जाएगा। तो लाभ का मान बताना है
वहां तो हमको जाना ही नहीं था। लाभ का मान यानी कि 10% सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इससे कदम आगे पूछता है एसपी बताओ, तो एसपी भी प्रॉफिट और इसको सीपी को जोड़ करके आप एसपी भी बता सकते हैं। ठीक, चलिए सवाल नंबर 51 पे चलेंगे। x का x% 225 है, तो x का मान क्या होगा? देखो भैया, x का x बटे x% है, x% कितना है? 225 है। परसेंटेज का सिंबल हटाना है यहाँ से और बटे में कितना लाना है? 100 लाना है। परसेंटेज का सिंबल हटाना है, बटे में कितना लाना है? 100 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 225 और 2 जीरो। ठीक, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये अंडर रूट में आएगा, ये बाहर 225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 2 जीरो को 1 जीरो बाहर निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कोई है भी नहीं इधर। अच्छा, x का x% 225 है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, अब उत्तर की जांच आपको करना है तो करके देख लीजिए। 150 का 150% यानी कि 150 का 150% ही बोल रहा है, 150% बटे 100 करिए, 2 जीरो कट गया, 15 15 हम 225, 15 15 हम 225, ये आपका सही जवाब हो गया। उत्तर की जांच हमने करके देख लिया है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में एरर है, यहाँ पे कोई एक ऑप्शन होगा 150 होगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 52 पे आएंगे। सवाल नंबर 52 हमसे बोलता है एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर उसकी हानि परसेंटेज क्या होगी, हमें ये बताना है। बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही कम शब्दों में लिखा है, इसलिए बहुत टफ भी हो सकता है अगर समझ में नहीं आया तो। सबसे पहली बात तो हम विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए है। ठीक, तो हमारा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा? लॉस है 25% और 100 का 25% यानी कि 25 रुपए हो जाएगा। 100 का 25% यानी कि 25 रुपए हो जाएगा। अब हमसे बोलता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल आता है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमने माना था 100 रुपए है, तो उस हिसाब से लॉस हमारा हो गया था 25 रुपए का। लॉस कितना हो गया था? 25 रुपए का हो गया था। तो इस तरह से हमने देखा हमारा सीपी कितना आ गया? 125 रुपए आ गया। क्लियर। अब हमसे बोलता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर उसकी हानि परसेंटेज क्या है। अब कॉस्ट प्राइस पे हानि कितनी हुई है? 25 रुपए की हुई है। कितने पे? 125 पे हमको कैलकुलेट करनी है। तो लॉस परसेंटेज ऑन सीपी इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। लॉस है 25 का, सीपी है कितना? 125। तो 25 को अच्छा गुणे 100 करना होगा, परसेंटेज लाना है तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 विषम 100 कितना? 5 विषम 100। तो कुल मिला के 20% का लॉस हुआ है। अगर वो कैलकुलेट करेगा सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को करिए। सवाल नंबर 53 हमसे बोलता है पी को क्यू से 25% कम अंक मिले। पी को क्यू से 25% कम अंक मिले, ठीक है। आर को क्यू से 40% कम अंक मिले, ये भी ठीक है। यदि पी आर एवं क्यू के अंकों का योग 1410 है तो क्यू तथा आर के अंकों के बीच कितना अंतर है, हमको ये बताना है। ठीक है, इसमें जो पहले डाटा दिया है हम ये लिखते हैं, पी आर और क्यू, पी प्लस आर प्लस क्यू के अंकों का योग कितना है? 1410 है। ठीक, अब बोलता है पी को क्यू से 25% कम अंक मिले, यानी कि पी को जो भी अंक मिले हैं, मान लो पी को अगर 100 अंक मिले हैं तो क्यू से 25% कम अंक मिले हैं। अच्छा सॉरी, अगर क्यू को 100 अंक मिले हैं तो पी को इससे 25% कम यानी कि 75 अंक मिले, यही बोला है ना। पी को क्यू से 25% कम अंक मिले हैं। अगर क्यू को 100 मिले तो इसको 25% कम यानी कि 75 मिले। आगे बोलता है आर को क्यू से 40% कम अंक मिले हैं। आर को क्यू से 40% कम यानी कितने?
60 अंक मिले हैं भैया। इसको अगर 100 यूनिट मिला है तो उसको 75 यूनिट मिला है तो उसको 60 यूनिट मिला है। क्लियर। अब बोलता है तीनों के अंकों का योग कितना है, 1440 है, और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है पी क्यू आर 1440 है, हमारे हिसाब से कितना होगा 160 और 75 इसमें और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 7 6 13 235। 235 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1410 आ जाएगी। अब 235 1410 इसको 5 से काटें, 5 चौको 20 5 सत्ते 35 यूनिट बराबर 5 से काटिए, 5 दूना 10 55 40 5 दूना 10। अब 47 का पहाड़ा कितने में पढ़ा जाए 4 सत्ते 28 6 बार पढ़ा जाए, 6 से काटो 6 सत्ते 42 6 चौको 24 4 28 पूरी तरह कट जाएगा। ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है 6 अंकों के बराबर आई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितने अंकों के बराबर आई है 6 अंकों के बराबर आई है। बोलता है Q और R के अंकों के बीच कितना अंतर है। Q और R के बीच अंकों के अंतर कितना है 40 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू 6 अंक है तो 40 यूनिट की वैल्यू गुणे 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 240 अंक हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हमने 6 अंक निकाली है, आर और क्यू के बीच का अंतर पूछ रहा है क्योंकि 40 यूनिट निकला। कैसे निकला भाई 100 यूनिट इसका है 60 यूनिट इसका है, 100 में 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा 240 बचेगा, 40 बचेगा और एक की वैल्यू 6 है तो 40 की वैल्यू 240 हो जाएगी। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 54 पे आएंगे। ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया इस तरह के सवाल हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक। ए और बी मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। इसका क्या आ जाएगा भैया 36 दूना 72 आ जाएगा। अगर 72 आ जाएगा तो 18 के हिसाब से 18 दिनों में 72 काम करेगा तो 18 दूना 36 चौको 72 यानी कि ए बी सी मिलके तीनों एक दिन में 4 काम कर रहे होंगे। अब ए और बी मिलके 24 काम करते हैं, 24 दिनों में 72 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 24 3 72 कर रहे होंगे। क्लियर। अब हमको अलग अलग लोगों की कैपेसिटी निकाल लेना है, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। हमसे पता है ए और बी मिलके 3 काम करते हैं, ए बी सी मिलके 4 काम करते हैं। तो अगर ये 2 जन मिलके 3 काम कर रहे हैं टोटल 4 है तो ये भाई साहब 1 काम कर रहे होंगे, कोई दिक्कत किसी को। तो सी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। हमें सी की पर डे की कैपेसिटी मिल गई है। अब सी की पर डे कैपेसिटी मिल गई है 72 काम करने हैं, एक दिन में 1 काम करता है तो कितना दिन लगेगा भैया 72 डिवाइड बाई 1 करोगे 72 दिन उसको लग जाएंगे। कितने ऑप्शन नंबर ए 72 दिन उसको लग जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 55 पे आएंगे। एक्स अकेला एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, वाई अकेला उसी काम को 18 दिनों में। एक्स अकेला एक काम को 12 दिनों में, वाई अकेला उसी काम को 18 दिनों में। आगे बोलता है जेड अकेला 36 दिनों में कर सकता है। जेड अकेला 36 दिनों में कर सकता है। अब बोलता है तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। एक्स को कुल मजदूरी में से इतना रुपए मिलते हैं, वाई और जेड की कुल मजदूरी एवं एक्स और जेड की कुल मजदूरी के मध्य निरपेक्ष अंतर रुपए में क्या है, ये सब हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो हम इनकी पर डे कैपेसिटी निकालेंगे। तो इन तीनों का लासा क्या हो जाएगा 36 ही आ जाएगा। तो ये 12 दिनों में 36 काम करता है तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। ये 18 दिनों में 36 काम करता है तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। ये 36 दिनों में 36 काम करता है तो एक दिन में ये 1 ही काम कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पे ये डेज हो गया, ये टोटल वर्क हो गया और ये हमारा पर डे वर्क हो गया। ठीक। अगर किसी को वर्क एंड टाइम में थोड़ी सी भी तकलीफ है तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे एकदम नीचे देखेगा वर्क एंड टाइम का हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा हुआ है। उसको अगर किसी ने पढ़ लिया 8-10 वीडियो हैं तो मेरा एकदम लिखित में गारंटी है कि वर्क एंड टाइम से किसी भी लेवल का सवाल हो छूट ही नहीं सकता आपसे। ठीक है। अब हमसे बोलता है, सवाल पे वापस आते हैं। एक्स को कुल मजदूरी में से 4800 रुपए मिलते हैं। एक्स को कितना मिला है, एक्स ऊपर वाला है, जो आदमी
3 काम पर डे करता है उसको मिलता है 4800 रुपये, उसको मिलता है 4800 रुपये। यानी कि जो आदमी 12 दिनों में 3 के हिसाब से काम कर रहा है उसको 4800 रुपये मिलता है। फिर कुल मजदूरी में 4800 रुपये मिलते हैं। वाई एवं जेड की कुल मजदूरी एवं एक्स एवं जेड की कुल मजदूरी के मध्य निरपेक्ष अंतर हमको निकालना है। तो भाई देखो, जो जिस रेशियो में काम करता है उसको उसी रेशियो में सैलरी मिलती है। जो जिस रेशियो में काम करेगा उसको उस रेशियो में सैलरी मिलने वाली है। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन कितना काम कर रहा है, यहाँ पे इस सवाल में दिया भी नहीं है। हमें बस इतना पता है कि तीनों की अलग अलग कैपेसिटी हमको निकालने का तरीका मिल गया। फिर तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, तीनों मिलकर काम पूरा करते हैं, यहाँ से हम पूरा आइडिया निकाल लेंगे। अब समझो, अगर तीनों मिलकर काम पूरा करेंगे एक्स वाई प्लस जेड, तो कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 2 5 1 6 काम पर डे करेंगे, 6 वर्क पर डे करेंगे। काम कितना है? 36 काम है। तो इनको कितनी मजदूरी, कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगने वाले। क्लियर? यानी कि एक्स वाई जेड तीनों मिलके 6 दिन काम करते हैं और 6 दिनों में ये 6 काम पर डे के हिसाब से 36 काम कंप्लीट कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। और इन 6 दिनों का एक्स को 4800 मिलता है। इन 6 दिनों को एक्स का 4800 रुपये मिलता है। अब हमको बताना है वाई और जेड को कितना मिलेगा। तो जिस रेशियो में वो काम कर रहे थे उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। 3 का 48 तो 16 दूना 3200 इनको मिलेगा और इनको सिर्फ 1600 रुपये मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? भाई अधिक काम करने वाला अधिक पैसा पाएगा, उसी रेशियो में कम काम करने वाला कम पैसा पाएगा, बस इतना सा है। अब बोलता है वाई एवं जेड की कुल मजदूरी। वाई एवं जेड की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 16 32 कितना हो जाएगा? 4800। ये क्या है भैया? वाई प्लस जेड की कुल मजदूरी है। एक्स एवं जेड की कुल मजदूरी के मध्य एक्स और जेड के बीच की मजदूरी कितनी है? 16 48 54 64। इनके बीच का अंतर कितना है भैया? तो इनके बीच का अंतर आप देखेंगे 1600 का ही है। कितने का है भैया? ऑप्शन नंबर डी 1600 का अंतर है। अब मैं इन सवालों को आपको सॉल्व करवा रहा हूं तो मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि जिन बच्चों ने 27 तारीख का पेपर अटेंड किया है उनका पेपर बहुत ही इसकी तुलना में तो अच्छा ही था। ये थोड़ा सा लेंथी पेपर होना यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, चलो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सवाल नंबर 56 पे आएंगे। 2 रेलगाड़ियां 25 किलोमीटर पर घंटा एवं 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर एवं 130 मीटर है। 2 रेलगाड़ी समान दिशा में 25 और 75 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही हैं। उनकी जो लंबाई है 120 मीटर है कि दूसरे की 130 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड लेगी, हमें ये बताना है। जब 2 ट्रेनें समान दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में उनकी लंबाइयां जुड़ जाती हैं। मतलब कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी? तो अपनी लंबाइयों के योग के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। और जब समान दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। यानी कि स्पीड माइनस हो जाएगी और डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगी। हमें ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब समान दिशा में ही दौड़ रहे हो तो तुम भी इधर ही दौड़ रहे हो, हम भी इधर ही दौड़ रहे हैं और एक दूसरे को ही पार करना है, तो स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी क्योंकि आप सेम दिशा की तरफ ही बढ़ रहे हो। और डिस्टेंस आपस में जुड़ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि मान लो आपकी लेंथ इतनी है और इन भाई साहब की लेंथ इतनी है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में भाई इनको आगे निकलने में इनकी लंबाई के बराबर पीछे छोड़ना होगा और खुद अपनी लंबाई के बराबर आगे ट्रेवल करना होगा। तो ये है फंडा। ठीक, तो 25 किलोमीटर और 75 किलोमीटर को डिफरेंस करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 50 kmph। ठीक, और उनकी लंबाई कितनी है? 120 और 250 है, ओ सॉरी 130 है। अच्छा, 50 kmph को हम 18/5 से कर लें। 50 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 18/5 करेंगे तो 5 10 50, ये हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 180 मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। अब हम देखेंगे
डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी है, दोनों को जोड़ेंगे 250 मीटर हो जाएगी, 250 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब बोलता है तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी गलती हो गई है, वो गलती क्या हुई है, 18/5 को 5/18 लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी एरर हो गई है। चलिए इसको सही कर लेते हैं, 5/18 हो जाएगा ये, तो उसको हम 250/18 लिख सकते हैं। ठीक है, 250/18 लिख सकते हैं। अब हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, हमको निकालना है टाइम। हमें पता है 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4 हो जाएगी। दूरी है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस है 250, चाल है 250/18, तो 250 से 250 कट जाएगा, 18 × 18 ऊपर आ जाएगा। तो 18 सेकेंड हमको लगने वाले हैं वो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 पे हम लोग आएंगे। 57 हमसे बोलता है कि एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 15 किलोमीटर पर घंटा एवं धारा के अनुकूल गति 25 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, धारा के प्रतिकूल 15 kmph यानी कि x - y 15 है, और धारा के अनुकूल कितना है, 25 किलोमीटर है। अब जब हम धारा के प्रतिकूल जाते हैं यानी कि हमारी गति इधर है, धारा की गति इधर उल्टा आ रही है। जब भाई सिंपल सी बात, हमने बचपन में या अभी भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, अगर हम हवा की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें साइकिल चलाने में फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है। अगर धारा के साथ चल रहे हैं, उसकी स्पीड हमारे साथ जुड़ रही है, और धारा अपोजिट डायरेक्शन में चले तो हमें अधिक पावर लगानी पड़ती है, यानी कि हमारी स्पीड को माइनस कर रही होती है। तो ये x हमने मान लिया अपनी नाव की गति है, और नाव की गति है, और ये वाली जो है धारा की गति है। ठीक, इस तरह से हमने मान के कर लिया। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें 2x = 40, तो x = 20 किलोमीटर पर घंटा kmph, ये हमारी आगे किसकी गति, नाव की गति। अब धारा की कितनी आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा 5। भाई 20 में 5 जोड़ें तभी 25 होगा, 20 में 5 घटाएंगे तभी 15 होगा। तो ये हमने दोनों की गतियां निकाल ली। अब हमसे पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की गति एवं धारा की गति के बीच का अंतर बताना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, 15 है, यही हमारा आंसर है। या फिर शांत जल में यहाँ वाला भी हम दे सकते हैं, धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर पर घंटा है, वहीं से हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था। धारा के प्रतिकूल मतलब वही है। ठीक, चलिए अब बोलता है जब किसी वस्तु को 40% छूट पर बेचा जाएगा तो 50% का लाभ होता है। जब किसी वस्तु को 40% की छूट पे बेचेंगे तब उसमें 50% का लाभ हो रहा है, यानी कि MRP एकदम ताबड़तोड़ उसका अंकित कर रखा है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। भाई देखो CP कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया है CP। ठीक, और 50% का लाभ भी कमाता है। लाभ कितना कमाता है इस पे, 50% का प्रॉफिट, यानी कि 500 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा, 1500 रुपये में इसको बेच रहा है। 1500 रुपये में इसका ये क्या निकला है भाई, 50% प्रॉफिट, यानी कि 500 रुपये प्रॉफिट लिया तो 1500 में बेचा। ये आ गया इसका SP आ गया, लेकिन 40% की छूट दे रहा है, यानी कि ये 60% है किसका, MRP का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे MRP पे 60%। भाई देखो MRP का 60% यानी कि 60/100 बराबर कितना है, 1500। हम ये कैसे जाने कि 60%, क्योंकि आप 40% तो छूट दिए तो कितने में बेचे, 60 में बेचे, तो 60% की वैल्यू ये है। तो ये 0 से ये 0 कटा, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 पंची 30, 1 0 ये उठा के यहाँ। तो जो MRP की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2500 रुपये आई है। ये आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 59 पे आएंगे। इसमें सवाल बोलता है एक वस्तु 25% की हानि पे बेची जाती है। कोई एक वस्तु है जिसको 25% की हानि पे बेचते हैं, तो इसका मतलब अगर इसका हम CP मान लें, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य अगर इसका 100 मान लें तो 25% के लॉस पे बेचोगे। अगर इसका
25% लॉस होता है, मतलब 25 रुपये का लॉस होता है। 25 रुपये का लॉस करेंगे तो सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, भाई 100 की खरीदी 25% यानी 25 का लॉस, वो 75 में बेच दी। अब आगे बोलता है यदि छूट का मान विक्रय मूल्य का 5/9 हो, छूट यानी जो डिस्काउंट है ये क्या बोलता है, विक्रय मूल्य का 5/9 हो, यानी कि एसपी का 5/9 हो। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 75 का 5/9 निकालेंगे, 55 25 5 7 35 37/9। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया डिस्काउंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब हमसे बोलता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य की जब हम बात करेंगे, अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्क प्राइस या एमआरपी, जिसको हम बोल सकते हैं। एमआरपी क्या होती है, एमआरपी होती है कि आपने सेलिंग प्राइस क्या रखा, यानी किस मूल्य पे आपने वस्तु को बेचा, प्लस आपने डिस्काउंट उसमें क्या ऐड किया, उसमें डिस्काउंट दिया गया वो आपको उसमें ऐड करना होगा। तो एमआरपी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। अब आपने देखा कि आपका सेलिंग प्राइस क्या था, 75 रुपये निकाला था आपने, सेलिंग प्राइस आपने निकाला था 75 रुपये, और डिस्काउंट आपका क्या निकला है 375/9। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसको भी आप 75 गुणे 9 करिए, 5 9 9 5 45 9 7 63 4 67 प्लस 375, टोटल आ जाएगा 9। ठीक, अब उसको हम देखेंगे, जोड़ेंगे 75 75 150 हो जाएगा, 0 7 7 14 4 1 15 हासिल आ जाएगा, 6 3 9 1 10 10 50 डिवाइड बाई 9, क्या ये 9 से कटेगा, 9 से कटे न कटे 3 से जरूर कटेगा, 3 से काटिए, 3 3 9 3 25 15 और बटे 3, 350/3। ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा एमआरपी मार्क प्राइस आ गया है। अब एमआरपी जो है हमें निकालना है सीपी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, सीपी के हिसाब से निकालना है। तो हम आगे क्या करने वाले हैं, कलर चेंज करेंगे हम लोग, एमआरपी अपॉन सीपी। एमआरपी की वैल्यू निकली है 350/3, सीपी की वैल्यू निकली है 100, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब हम देखें सीपी को उधर गुणा कर लें तो सीपी जो भी है वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 100 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे 300 गुणा, भाई इसका गुणा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हट करके यहाँ ऐसे आ जाएगा, या फिर इसको चाहे तो हम प्रॉपर ही लिख देते हैं। ठीक, कन्फ्यूजन वाला आप काम बिल्कुल ना करिए। ठीक, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 350/300, इसको हम 50 से काटते हैं, 50 7 यानी कि 0 से 0 काटे, 5 से काटे, 5 7 35 5 6 30। तो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 7/6, या फिर इसको हम और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, एमआरपी इक्वल टू सीपी गुणे 7/, एमआरपी इक्वल टू सीपी गुणे 7/6। तो ये हमारा सही जवाब होने वाला है, सीपी इक्वल टू 7/6, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होने वाला है। तो आप इसको देखेंगे तो किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी लेवल का सवाल है। आप सीजीएल मेंस की कैटेगरी में इस सवाल को रख सकते हैं, इतना आसान सवाल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं और बच्चे कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा में दिक्कत आ रही है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 60 पे आएंगे। आज की हमारी क्लास का ये आखिरी सवाल है। इस सवाल में हम देखेंगे एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, इसे 30% की छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 520 है तो लाभ का मान क्या होगा। ठीक, अब बोलता है वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना है भैया, 1000 रुपये है। अब बोलता है इसे 30% की छूट पे बेचो, 30% ऑफ कर दो, 30% इसका कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। 300 रुपये ऑफ कर देंगे, कितने भी बिकेगा, 700 रुपये पे बेच रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 520 है, हमने सेलिंग प्राइस एसपी रखा 720, सीपी जो रखा है वो कितना बोल रहा है भैया, सीपी 520 है, 520 है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, 700 रुपये में बेचा है 520 रुपये के आइटम को, तो हमारा 180 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यही सवाल में पूछ रहा है, लाभ का मान पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा।
तो अगर आप पूरी तरह से देखें कि ये जो हमारा मॉक हमने सॉल्व करवाया है, पीवाईक्यू सेट सॉल्व करवाया है, ये बाकी के 2 प्रीवियस पीवाईक्यू हैं उनकी कंपेयर में बहुत टाइट था, ठीक। तो अगर इस शिफ्ट के बच्चे को अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो उसमें बुराई नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं ठीक भी है और कहीं ना कहीं इसके लूप होल्स हैं कि अगर आप पहली शिफ्ट का पेपर इतना आसान बना रहे हैं तो इस पेपर को इतना टफ या इस तरह के सवाल रखने की, पेचीदे सवाल रखने की क्या हो सकता है, या तो सब एक जैसे हों या तो फिर कुछ कुछ ऐसे हों। या तो नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ 10 नंबर बढ़ा देंगे। अगर 10 नंबर आप इसमें बढ़ा देते हैं तो 5 क्वेश्चन हम बढ़ा दे रहे हैं, हो सकता है कि 5 क्वेश्चन इसमें टफ पूछे ही ना गए हों। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो आदमी पेपर बना रहे हैं उनको ध्यान देनी चाहिए। चलिए सब बात की बहरहाल, और आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आगे भी हमारी क्लास ऐसे कंटिन्यू आती रहेंगी। हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।